हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मैनी एथलीट्स आर नॉमिनेटेड फॉर खेल रत्न अवार्ड। हाल ही में कितने एथलीटों को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ऑप्शंस हैं 9, 10, 11, 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 11। तो दोस्तों, हाल ही में खेल रत्न अवार्ड के लिए 11 एथलीट्स को नॉमिनेट किया गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें किसको शामिल किया गया है? इसमें जो है टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया को जो 2021 के लिए खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया, जो कि 11 एथलीटों में शामिल है। इसमें जो अन्य खिलाड़ियों को शामिल किया गया है पैरा ओलंपिक से, जो टोक्यो में इसका भी समापन हुआ। इसमें है आपके बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन, फुटबॉलर सुनील छेत्री, क्रिकेटर मिताली राज, हॉकी खिलाड़ी पी श्रीजेश को भी खेल रत्न के लिए चुना गया है। दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें आपको फुटबॉलर सुनील छेत्री ये पहले फुटबॉलर बने जिनको किसी भी खेल रत्न के लिए चुना गया है। याद रखिएगा, पहली बार किसी भी फुटबॉलर को खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया है, वो है आपके सुनील छेत्री। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन अवार्ड के लिए 35 एथलीट्स को चुना गया, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 8 अधिक हैं। ओके, इसमें आपके शिखर धवन जो कि क्रिकेटर हैं, पैरा टीटी प्लेयर भाविना पटेल और पैरा शटलर सुहास यथिराज, हाई जंपर निशत कुमार, ये सभी लोग जो हैं अर्जुन अवार्ड के लिए चुने गए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खेल रत्न अवार्ड के बारे में। खेल रत्न अवार्ड क्या होता है? तो दोस्तों, खेल रत्न अवार्ड जो है ऑफिशियली इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, जो कि स्पोर्ट्स और गेम में एक हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया, यानी सबसे बड़ा अवार्ड है ये स्पोर्ट्स में। ओके, जो कि एनुअली दिया जाता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। इसके जो आपको प्रेजेंटेशन कौन देता है, इसमें जो प्रेजेंट करते हैं अवार्ड को, वो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, जो कि प्रेजेंट में कौन है? रामनाथ कोविंद जी। और खेल रत्न अवार्ड की बात करें दोस्तों, तो इसका जो पुराना नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि 1992 से 2021 यानी 2021 में ही इसका नाम बदला गया है और नाम क्या हो गया अब? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके, जो पहले विनर थे यानी 1992 में जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो पहली बार खेल रत्न अवार्ड किसने जीता था? तो वो थे विश्वनाथन आनंद। और अभी तक कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया जा चुका है? तो 45 प्लेयर्स को खेल रत्न अवार्ड अभी तक दिया जा चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ T20 बैटर्स हु टॉप्ड एट फर्स्ट। हाल ही में T20 बल्लेबाजों की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार कौन पहले स्थान पर रहा? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, केएल राहुल, डेविड मलान, बाबर आजम। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डेविड मलान। तो दोस्तों, T20 की रैंकिंग में पहले स्थान पर डेविड मलान रहे। ये रैंकिंग आपके आईसीसी के द्वारा दी जाती है। ओके, आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट की बात करें तो नंबर 1 पे रहे डेविड मलान, हमने बात करी, जो कि 831 पॉइंट के साथ फर्स्ट पोजीशन में। सेकंड पे हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से हैं, और ये डेविड मलान इंग्लैंड से हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियन प्लेयर्स की। तो दोस्तों, टॉप 10 में 2 इंडियन प्लेयर्स ने अपना स्थान ग्रहण किया। 5th नंबर पे रहे विराट कोहली और 8th पे रहे केएल राहुल। ओके, चलिए अब आईसीसी के बारे में बात करते हैं। आईसीसी की बात की जाए तो दोस्तों, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1909 में। याद रखिएगा, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका तब नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इसका नाम था। 1965 तक ये नाम चला, उसके बाद इसमें परिवर्तन हुआ और इसका नाम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जो कि 1989 तक
रहा। उसके बाद इसका नाम बदलकर हमें पता है आज प्रेजेंट में क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम हो गया है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसको आज 112 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट में कहाँ पे, यूएई दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, ये हेडक्वार्टर 2005 से यहाँ पे, उससे पहले बात करें तो कहाँ पे था, तो इसका हेडक्वार्टर था लंदन में। याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम लंदन में इसका हेडक्वार्टर 1909 से 2005 तक रहा। इसमें 106 मेंबर्स यानी कंट्रीज पार्टिसिपेंट हैं। उसके बाद इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। और इसके जो चेयरमैन है वो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन है। डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो सिंगापुर के इमरान ख्वाजा इसके डिप्टी चेयरमैन है। और सीईओ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलर्डिस जो हैं इसके सीईओ हैं। आई होप आप लोगों को आईसीसी से रिलेटेड सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड विच अमंग द फॉलोइंग बैलिस्टिक मिसाइल। आपको बताना है हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऑप्शंस हैं अग्नि प्राइम, अग्नि 4, अग्नि 5, पृथ्वी 5। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अग्नि 5। तो दोस्तों हाल ही में अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे। आइए इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो सतह से सतह पर मार करने वाली, तो दोस्तों याद रखिएगा अग्नि 5 क्या है, सतह से सतह यानी लैंड टू लैंड जो है इसकी मारक क्षमता है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पे किया गया, जो कि कहाँ पे, ओडिशा में। दोस्तों बात करें इसका पुराना नाम क्या था, व्हीलर द्वीप। याद रखिएगा इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया, जो कि ओडिशा में। अग्नि 5 की बात करें तो इसको किसने बनाया है, तो दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा ये निर्मित है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो दोस्तों अग्नि 5 जो है बहुत उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो याद रखिएगा ये की पॉइंट्स हैं, 5000 किलोमीटर तक ये आपकी मारक क्षमता है इसकी। 3 चरणों वाले ठोस ईंधन वाले इंजन का इसमें उपयोग किया गया है। विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस रखने की भारत की नीति के अनुरूप सफल परीक्षण को पहले उपयोग न करने यानी नो फर्स्ट यूज की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यानी हमारी जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, यानी हम इसका पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी अगर हम पे कोई अटैक करता है उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी पॉलिसी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, who is appointed as chairperson of newly constituted NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। आपको बताना है हाल ही में नवगठित NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हैं केवी कामत, पैट्रिक एमोथ, कृष्णा हेगड़े या हर्षवर्धन प्रसाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी केवी कामत। तो दोस्तों केवी कामत जी को न्यूली इलेक्टेड यानी नवगठित जो एक संस्था है, एजेंसी है, जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसके इनको चेयरमैन बनाया गया। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो संसद ने 2000 करोड़ रुपए के नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट की स्थापना के बिल को मंजूरी दी है। संस्था का उद्देश्य भारत में दीर्घकालिक गैर सहारा बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के विकास का समर्थन करना, जिसमें बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए आवश्यक बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजारों का विकास शामिल है। कामत जो कि इनके बारे में जानते हैं, ये जो है पहले आपके चीफ थे किसके, एनडीबी यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स के द्वारा बनाई गई थी। तो ब्रिक्स की बैंक है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसके पहले चीफ याद रखिएगा केवी कामत थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ से जब इनका टेन्योर 5 ईयर कंप्लीट हुआ तो इन्होंने ICICI बैंक ज्वाइन किया। इसके भी यहाँ पे इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की। ओके, इसके बाद अब इन्होंने यहाँ पे अपनी सर्विस देंगे और इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं किसके, NABFID यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसको एक बिल के माध्यम से पास किया गया 2021। याद रखिएगा इसको। इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य है बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए एक प्रदाता, प्रवर्तक, उत्प्रेरक के रूप में
और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और उसे बनाए रखने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था और विकास बैंक के रूप में एक नया विकास वित्तीय संस्था स्थापित किया गया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंशिएंट वाइन फैक्ट्री हैज़ बीन फाउंड ड्यूरिंग एग्जीबिशन। आपको बताना है किस देश में खुदाई के दौरान विश्व की सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है। ऑप्शन है जापान, इंडिया, अमेरिका और इजराइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इजराइल। तो दोस्तों हाल ही में खुदाई के दौरान दुनिया की सबसे पुरानी लार्जेस्ट वाइन फैक्ट्री इजराइल में मिली। आइए इसके बारे में कुछ और तथ्य जानें। इजराइल में विश्व के सबसे पुराने और सबसे विशालकाय शराब फैक्ट्री की खोज की गई। अब तक विश्व में जितने भी शराब कारखानों की खोज की गई उनमें सबसे विशालकाय शराब कारखाना इजराइल के खुदाई के दौरान मिला। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए अब इजराइल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आपका इजराइल रहा। आप लोग देख पा रहे हो, इधर आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इधर आपका ये एशियन कॉन्टिनेंट, ओके, इधर हमारा प्यारा भारत देश, ओके, ये रहा आपका इजराइल। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू, और दोस्तों ये ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू और अरेबिक जो है इनकी लोकल लैंग्वेज है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट आइजैक हेरजॉग जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। पीएम की बात करें तो नफ्ताली बेनेट यहाँ के पीएम हैं। लेजिस्लेचर को नेसेट कहा जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन बनते हैं। नेसेट इजराइल की विधायिका को कहा जाता है, यानी पार्लियामेंट को। करेंसी न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है, और जो यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है वो है जॉर्डन। ओके, अब ये आप लोग इसको देख सकते हैं जूम करके, इजराइल का मैप। ये गाजा स्ट्रिप है जिस पे बहुत ही ज़्यादा विवाद चला करता है। ये यहाँ की कैपिटल जेरूसलम है। और इजराइल की बात करें तो ये मेडिटेरेनियन सी की मुहाने पे है। इधर ये बाउंड्री शेयर करता है लेबनान से, इधर आपका सीरिया से, ओके, इधर ये जॉर्डन हो गया और ये इजिप्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द बुक इनोवेशन फॉर यू। आपको बताना है इनोवेशन फॉर यू पुस्तक का विमोचन किसने किया है। आपके ऑप्शन है एनसीईआरटी, आईआईटी कानपुर, नीति आयोग और डीआरडीओ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीति आयोग। तो दोस्तों नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू पुस्तक नाम का विमोचन किया है। बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र मोदी जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। दोस्तों जिसके प्रेसिडेंट यानी जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे पीएम होते हैं। तो हमारे पीएम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि नीति आयोग के पहले चेयरमैन भी हैं, तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं नीति आयोग की। दोस्तों नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पब्लिक पॉलिसी है उनको बनाने का काम करती है, जैसे कि आपकी अमृत स्कीम, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, आपके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो गए, ओके, स्वच्छ भारत अभियान। ये सभी जो आपके प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, ये नीति आयोग द्वारा तैयार किए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट बैट हैज़ बीन अनवील्ड बाय विच क्रिकेट एसोसिएशन। आपको बताना है विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किस क्रिकेट संघ द्वारा किया गया है। ऑप्शन हैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, गोवा क्रिकेट एसोसिएशन और दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा विश्व के सबसे बड़े बल्ले का अनावरण किया गया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानें। यह बल्ला 56.10 फीट का है, जिसका वजन 9 टन है। ओके, बात करते हैं किसने बनाया, तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इसको तैयार किया गया। इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो कि इंडियन टीम के फॉर्मर कैप्टन भी रहे। जिसे बनाया किसने, पनोड रिकॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बल्ला है, जिसकी वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी प्रमाणित किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस कैंपेन हर घर दस्तक फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन। आपको बताना है
हाल ही में भारत सरकार ने हर घर दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किस टीकाकरण के लिए शुरू किया है? ऑप्शन है कोविड-19 के लिए, टीबी के टीके के लिए, हेपेटाइटिस बी और डिप्थीरिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कोविड-19 टीके के लिए हर घर दस्तक अभियान का अनावरण किया गया भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों टीबी की बात करें तो टीबी का जो टीका होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं BCG, याद रखिएगा। उसके बाद हेपेटाइटिस बी की बात करें तो दोस्तों इसका होता है हेपा बी, याद रखिएगा। डिप्थीरिया का DTP होता है। ओके, अब आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडवी ने बुधवार को कहा कि सरकार एक मेगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू करने जा रही है। इन्होंने कहा, हमने तय किया है कि अगले 1 महीने तक स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर खुराक के लिए, यानी जो सेकेंड डोज दी जाएगी, सेकेंड डोज के लिए जो लोग योग्य हैं उनको, और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज नहीं लिया उनका भी टीकाकरण इसमें किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है भोपाल, जयपुर, नागपुर, नन ऑफ दिस। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागपुर। तो दोस्तों नागपुर में इंडिया के पहले वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी का अनावरण किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बनी बफेलो काफ वॉज बॉर्न? हाल ही में भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बनी भैंस बछड़ा कहाँ पैदा हुआ? ऑप्शन हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। तो दोस्तों भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बनी भैंस बछड़ा गुजरात में पैदा हुआ, याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम में, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। आइए गुजरात के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे हाईलाइटेड, ये गुजरात है जो कि आपका किससे बाउंड्री शेयर करता है? एक तो आपका राजस्थान, ये हो गया आपका MP, इधर आपका महाराष्ट्र, इनसे ये बाउंड्री शेयर करता है, और इधर हो गया आपका अरेबियन सी। ओके दोस्तों, आप लोगों को पता होगा 1960 में गुजरात का गठन किया गया था, किससे? महाराष्ट्र से अलग करके, यानी पहले इसे बॉम्बे के नाम से जाना जाता था इन दोनों को। उसके बाद जब इसको अलग किया गया तो एक आपका गुजरात हो गया और एक महाराष्ट्र हो गया। बात करते हैं गुजरात की कैपिटल की, गांधीनगर। यहाँ पे जो राज्य स्टेट्स हैं यानी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने हैं? 33। गवर्नर हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत, CM है भूपेंद्र भाई पटेल, और यहाँ की लेजिस्लेचर जो है वो एकात्मक यानी यूनिकार्मल है, सिंगल लेजिस्लेटिव है यहाँ पे, जिसमें 182 सीट्स हैं। यहाँ पे राज्यसभा के लिए 11 सीट्स हैं और लोकसभा के लिए 26 सीट्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस पे। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो गुजराती, और एडिशनल लैंग्वेज है यहाँ की हिंदी। सो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा और आपको ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।